नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। रशिया का एक डेलीगेशन यूक्रेन के डेलीगेशन से बात करेगा और इस वॉर का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। इसका असर यह हुआ कि यूक्रेन पर रशिया के अटैक की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आशंका पैदा हुई थी वो आज काफी कम हो गई। और इसकी एक बैकग्राउंड है। नेटो ने रशिया के खिलाफ आर्मी का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने भी कहा कि वो यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। और इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के तमाम मुल्क मदद की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई कुछ कर नहीं रहा। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने यूक्रेन को अकेला उसके हाल पर छोड़ दिया। रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया। कीव में सरकारी दफ्तरों के बाहर रशियन टैंक तैनात हो गए। खार्किव जैसे कई शहर रशियन आर्मी के कब्जे में आ गए। लेकिन रशिया यूक्रेन पर कब्जे का ऐलान करता इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को बातचीत की टेबल पर आने की अपील की। रशिया ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने का ऑफर दे दिया है। पुतिन ने आज एक और चाल चली। उन्होंने यूक्रेन की फौज को सत्ता में को अपने कब्जे में लेने को कहा। उन्होंने यूक्रेन की फौज से कहा कि वो पावर पर कंट्रोल कर ले। आज नेटो की मीटिंग भी हो रही है और लगता है कि आज की मीटिंग में रशिया के खिलाफ कुछ और इकोनॉमिक सैंक्शंस और निंदा का प्रस्ताव पास होगा। आज देर रात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी होनी है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रशियन अटैक के बाद जो हालात पैदा हुए उस पर चर्चा होगी। और एक और बड़ी खबर है कि पुतिन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की। शी जिनपिंग ने पुतिन को बातचीत के जरिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने की सलाह दी। और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने शी जिनपिंग को जो सलाह दी थी उसके आधार पर ही यूक्रेन से बातचीत के लिए पुतिन ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया। जहां तक भारत का सवाल है तो अभी फिलहाल पूरा फोकस यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए क्या क्या किया, किन किन रास्तों से यूक्रेन में फंसे इंडियंस को निकालने की कोशिश की जा रही है, वहां रहने वाले छात्रों को क्या सलाह दी गई है, उन्हें यूक्रेन में किससे संपर्क करना है, कहां पहुंचना है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा आज की बात में। और इसके अलावा आज दिन में यूक्रेन पर रशियन फोर्सेस की बमबारी के बीच दुनिया के शक्ति संतुलन को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। क्या पुतिन के रुख से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन डर गए, या चाइना और रशिया के गठजोड़ ने दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं? दूसरा बड़ा सवाल यह कि जब नेटो ने हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिए और ज़ेलेंस्की ने घुटने टेक दिए, तो इसके बाद क्या होगा? क्या पुतिन वाकई में बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं या फिर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या यूक्रेन रशिया का हिस्सा हो जाएगा या पुतिन यूक्रेन में अपनी मर्जी की सरकार का गठन करवाकर मॉस्को से यूक्रेन की सरकार चलाएंगे? असल में पिछले 40 घंटों के दौरान यूक्रेन में जो हुआ है, जिस तरह से बमों और मिसाइल्स की बारिश हुई है, उससे न तो अमेरिका को कुछ बिगड़ा। जो बाइडेन बयान देकर चैन से सो गए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी आंखें दिखाकर निकल गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी अपने महल में सुरक्षित रहे। बर्बाद कौन हुआ? किसको फर्क पड़ा? सिर्फ यूक्रेन के मासूम, बेकसूर और बेगुनाह लोगों को, जो बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, बंकर्स में छिपकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। उनके आशियाने, उनके घर, उनके दफ्तर उनकी आंखों के सामने ध्वस्त हो रहे हैं। इन लोगों का दर्द, इनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं जंग से हुई तबाही, युद्ध से हुई बर्बादी की तस्वीरें, जिन्हें देखकर हर कोई कह रहा है कि पुतिन ने ठीक नहीं किया। आप भी तस्वीरें देखेंगे तो कहेंगे मासूमों पर, बेगुनाहों पर बमों की बारिश कौन सी बात हो रही है।
जरा सोचिए, जिस शहर के ऊपर इस रफ्तार से मिसाइल दागी जा रही हैं, उसका क्या हाल हुआ होगा, वहां रहने वालों पर क्या बीती होगी। ये सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ दागी जा रही है। रशियन आर्मी ये बारूदी खेल खेल रही है। मिसाइल अटैक का ये वीडियो कीव के बाहरी इलाके का है, और कीव कोई छोटी मोटी आबादी वाला शहर नहीं है। इस शानदार शहर में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की सरकार यहीं से चलती है, इसलिए रशिया ने कीव के चारों तरफ घेरा डाला और कीव के आसपास मौजूद यूक्रेन के सारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। इसीलिए आज रशियन फोर्सेस ने कीव पर भयंकर बमबारी की। क्योंकि रशियन आर्मी जानती है कि यूक्रेन के पास न तो उसके जैसे फाइटर जेट्स हैं, न इतनी बड़ी तादाद में टैंक्स हैं, फौज की संख्या भी कम है, इसलिए रशियन सैनिक बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं। बेफिक्री का आलम क्या है, इसका अंदाजा आपको तस्वीरों से लग जाएगा। रशियन फोर्सेस मिसाइल्स की बौछार कर रही हैं और उसके सैनिक सेल्फी ले रहे हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब रशियन आर्मी ने कीव के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इलाके से शहर में घुसने की शुरुआत की। इसके बाद यूक्रेन ने अपने नागरिकों से भी रशियन फोर्सेस से मुकाबला करने की अपील की और आम लोगों को राइफल्स बांटी गई। ये सेल्फी की तस्वीर काफी कुछ बयां कर देती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात बहुत खराब हैं। रशियन फोर्सेस सब कुछ तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। जमीन पर टैंक हैं, लगातार गोले बरसा रहे हैं और आसमान से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया जा रहा है। फाइटर जेट्स आग बरसा रहे हैं। Бомбят, да? Бомбят. Кацапы, Наташа, бомбят. Да, кацапы бомбят наши. Российские? रशियन एयरफोर्स लगातार हमले करके ग्राउंड फोर्सेस के लिए रास्ता क्लियर कर रही है। एयर स्ट्राइक्स के बाद ही रशियन आर्मी टैंक्स के साथ कीव तक पहुंच गई। Кацапы, Наташа, бомбят. Да, кацапы бомбят наши. फाइटर जेट जो बम गिराते हैं, उनका जमीन पर क्या असर होता है, कैसी तबाही होती है, ये तस्वीर इसका शामिल है। ये जो बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हुई, वो कीव में यूक्रेन की आर्मी एरिया की बिल्डिंग है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। आसपास के रिहायशी इलाकों तक इस बिल्डिंग का मलबा पहुंचा। रशियन एयरफोर्स ने आज सिर्फ यूक्रेन की राजधानी को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन सभी शहरों में बम बरसाए जो यूक्रेन की इकोनॉमी की रीढ़ है। Самолет опять. Ебать, видели? यूक्रेन के खेरासन शहर में एक पेट्रोल पंप पर बम फेंके गए। कार से जा रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। बम फटने पर जोरदार धमाका हुआ। धुएं के गुबार के साथ साथ आसपास पत्थर के टुकड़े उछले। कुछ पत्थर तो इस कार की विंडस्क्रीन पर आकर भी लगे और आप साफ साफ इनकी आवाज सुन सकते हैं।
самолет опять. Ебать, видели? खेरासन पर हमला इस नजरिए से अहम है क्योंकि यह शहर यूक्रेन का इकोनॉमिक सेंटर है। Ебать, видели? ब्लैक सी के किनारे स्थित खेरासन शहर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। यहाँ बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। यह शहर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि इस बिल्डिंग में रशियन आर्मी जहां से भी गुजर रही है तबाही का मंजर छोड़कर जा रही है। हालांकि रशियन आर्मी को यूक्रेन की सेना की तरफ से उस तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा जिसका उसे डर था, लेकिन जहां पर भी रशियन फोर्सेस का थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है वहां पर रशियन आर्मी पूरी ताकत से अटैक कर रही है। ये तस्वीरें स्टारोब्रिक्स शहर की हैं, उस लुहांस्क प्रांत से लगा है जिससे रशिया ने कुछ ही दिन पहले एक अलग स्टेट के तौर पर मान्यता दी थी। यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रशियन फोर्सेज ने इसी इलाके से एंट्री की और सबसे पहले हमले का शिकार हुआ यह शहर। बमबारी के बाद क्या हाल हुआ यह आप देख रहे हैं। एक रिहायशी बिल्डिंग है जिसमें सैकड़ों फ्लैट हैं। अब पूरी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो इस मलबे में जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। इन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जिस बिल्डिंग से आप आग और धुआं निकलते देख रहे हैं वो यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग है और आज इस पर भी रशियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से बम बरसाए। नतीजा आपके सामने है। हालांकि रशियन फोर्सेस बार बार दावा कर रही थी कि वो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रही हैं, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातें थी। फाइटर जेट्स ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए और रशियन टैंक्स ने भी सिविलियंस पर हमला किया। अब हालत यह है कि ज्यादातर शहरों में मौत का सन्नाटा है। यूक्रेन की सरकार ने लोगों से घरों में रहने को कहा है या फिर कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, बम शेल्टर्स में चले जाएं। दिन रात खतरे का आभास होता है। शहर में लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। सायरन की आवाज बम के धमाके से भी ज्यादा डरावनी है क्योंकि ये मौत की आहट का संकेत है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और इन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आग और धुआं निकल रहा है। ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग है, लेकिन आज इस पर भी रशियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन से बम बरसाए और इस बिल्डिंग का जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं।
हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिकों का मोराल ऊंचा रहे। आज उन्होंने देश के लोगों को एड्रेस भी किया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने सिविलियन इलाकों पर अटैक न करने की बात कही थी, लेकिन वो छूट थी। रशिया रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और यूक्रेन आसानी से हार नहीं मानेगा। О 4-й годині російські сили आज सुबह रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के इलाकों में मिसाइल से हमला किया। रूस कहता है कि वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं करेगा। ये झूठ है। सिविलियन और मिलिट्री एरियाज में रूस कोई फर्क नहीं कर रहा। वो हर जगह हमला कर रहा है। सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही इलाके रूस के हमले की जद में हैं। इस हमले के जरिए रूस सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दबाव बनाना चाहता है। यूक्रेन के पुरुष और महिलाएं दोनों ने ही बहुत हिम्मत दिखाई और पहले दिन रूस के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। रशियन आर्मी के साथ कई जगह पर लड़ाई हो रही है। але ми не यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात सही है कि रशियन आर्मी सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर रही है। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो वाकई में दिल दहलाने वाली है। लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही फाइटर जेट्स की आवाज आती है, लोग खिड़की के पास जाकर वीडियो शूट करते हैं। पलक झपकते ही जंगी जहाज मौत बरसाकर निकल जाता है। धमाके की आवाज सुनकर बच्चे की चीख निकल जाती है। घर की खिड़कियों पर बम से हुई तबाही के निशान दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। Я не бачу. Ой, Боже. Игорь, побежали. कीव में रशियन फोर्सेस को थोड़े बहुत रेजिस्टेंस का फायदा सामना करना पड़ा। यूक्रेनी फोर्सेस के जवान छुप छुप कर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शहर में सन्नाटा है, इसलिए रशियन और यूक्रेनी आर्मी के बीच चल रही गन फाइट की आवाजें Минский массив. दूर दूर तक साफ सुनाई देती हैं। Мінський масив. जो लोग शहर छोड़ने के चक्कर में शहर से दूर भागने के लिए घरों से बाहर निकले, वो कई जगहों पर गन फाइट के बीच फंस गए। रोड पर कुछ लोग गाड़ियों में फंसे दिखाई दिए। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। रशियन ग्राउंड फोर्स का कीव पर पूरी तरह से डोमिनेंस हो चुका है। रशियन टैंक्स कीव के रिहायशी इलाकों में अपनी फौज को कवर फायर दे रहे हैं। कीव में रशियन आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। बैकअप फोर्स के लिए रशिया से टैंकों का लगातार कीव आना जारी है। ये टैंक अपने साथ सैनिक साजो सामान के अलावा खाने पीने का सामान भी लेकर आ रहे हैं। इससे लगता है कि रूस की सेना का इरादा कीव पर कब्जा करके कुछ दिन यहां रुकने का है। रशियन आर्मी ने लोगों से कहा कि वो घरों में रहें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। कीव के पास ही ओबोलोन डिस्ट्रिक्ट से भयानक तस्वीरें आई हैं। ओबोलोन के मेट्रो स्टेशन में रशियन फोर्सेज ने जबरदस्त गोलीबारी की। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आम नागरिकों से भी रशिया की फौज का मुकाबला करने के लिए आगे आने की अपील की है। प्रेसिडेंट ने कहा कि जो भी लोग जंग लड़ना चाहते हैं उन्हें हथियार सरकार देगी। इस ऐलान के बाद कई लोग आगे आए। ओबोलोन डिस्ट्रिक्ट में टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से आम लोगों को हथियार दिए जा रहे थे। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रुख पर दुख जताया, नाराजगी जाहिर की। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है, सब जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, यूक्रेन को इन देशों से कोई मदद नहीं मिली।
प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों से, सैंक्शन से रशिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया के ताकतवर मुल्क यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. अपने देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले ही लड़ रहे हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली देश और संगठन दूर से ही इस जंग को देख रहे हैं। क्या उन्हें यह लग रहा है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से रूस ये जंग रोक देगा? हमें नहीं लगता कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस पर कुछ असर पड़ेगा। विदेशी सेनाएं अभी तक हमारी मदद के लिए एक्टिव नहीं हुई हैं। За нас борітесь. ये बात सुबह की है। जेलेंस्की ने दुनिया के तमाम मुल्कों को कोसा, यूक्रेन की जनता से रशियन फोर्सेस का मुकाबला करने की अपील की। लेकिन जेलेंस्की भी जानते थे कि रशिया से मुकाबला इतना आसान नहीं है और रशिया से बातचीत करना, पुतिन के साथ एक टेबल पर बैठना, यही एक रास्ता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की इच्छा जताई और बड़ी बात यह कि प्रेसिडेंट पुतिन ने पॉजिटिव रुख अपनाया। रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रशियन डेलीगेशन यूक्रेन से बात करेगा। पुतिन ने कहा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऑफिस के प्रतिनिधि यूक्रेन से बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से एक बार फिर मदद की अपील की। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत से यूक्रेन की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ही युद्ध रोक सकता है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है जिसमें भारत भी शामिल है, इसलिए उन्होंने भारत से अपील की है। और इसी दौरान प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा बयान आया। जिस वक्त यूक्रेन में रशियन अटैक को लेकर नेटो की मीटिंग चल रही है, उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, इसलिए यूक्रेन की मिलिट्री को पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। पुतिन ने जेलेंस्की पर इल्जाम क्यों लगाया, यह भी मैं आपको बता दूं। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने की अपील की थी, इसलिए कई जगह लोग रशियन फोर्सेस के सामने आ गए, उनका विरोध किया और इसके बाद रशियन फोर्सेस ने लोगों में दहशत भरने के लिए कई जगह दिल दहलाने वाली हरकतें की। लोगों को डराने के लिए टैंक से सड़क पर जा रही गाड़ियों को कुचल दिया। इसका सबूत कीव से आई ये तस्वीरें हैं। असल में रशियन बख्तरबंद गाड़ी में सवार एक जवान पर यूक्रेन के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद रशियन फोर्सेस का रुख बदला। सड़क पर रशियन टैंक्स की कतार थी, सामने से गाड़ी आ रही थी। अचानक टैंक की दिशा बदली, टैंक के ड्राइवर ने गाड़ी को सीधे टक्कर मारी और कार पर टैंक चढ़ा दिया, कार को बुरी तरह कुचल दिया। और वीडियो में यह सीक्वेंस आपको साफ दिखाई देगा। कार सड़क के राइट साइड में चल रही है और रशियन टैंक लेफ्ट साइड में। लेकिन जैसे ही टैंक कार के नजदीक आया, अचानक टैंक का डायरेक्शन बदला और इसे चलाने वाला सैनिक टैंक को कार के ऊपर चढ़ाने के लिए सफल हो गया। इस घटना का एक और वीडियो एक दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाता हूं। ये थोड़ा लॉन्ग शॉट है, उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार को कुचलने के बाद टैंक पीछे आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान जिस तस्वीर ने किया वो बात ये थी, और ये राहत की बात थी, कि कार में बैठे बुजुर्ग की जान बच गई। कार का कचूमर बन गया, कार पूरी तरह पिचक गई, लेकिन बुजुर्ग को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने किसी तरह कार की सीट के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। कार इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है कि इसे सीधे बाहर निकालना मुमकिन नहीं है, इसलिए आसपास के लोग कार को तोड़कर खोल रहे हैं और आखिरकार उन्होंने इस बुजुर्ग को बाहर निकाल लिया। लेकिन जिस तरह कार पर टैंक चढ़ाने के बावजूद उनकी जान बची, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपको इस पूरी घटना का सीक्वेंस मैं दिखाता हूं। दरअसल रशियन टैंक्स के साथ साथ सैनिक साजो सामान और रसद लेकर दूसरी गाड़ियां भी आ रही थी। टैंक्स पर तो गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी पर यूक्रेन के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी।
नतीजा यह हुआ कि रशियन सैनिक गाड़ी से नीचे गिर गया। इस पर गोलियों की इतनी बरसात की गई कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान जो टैंक वहां से गुजर रहे थे उनमें से एक टैंक के सामने कार आ गई। चूंकि एक तरफ यूक्रेन के लोग रशिया के काफिले पर गोलियां बरसा रहे थे, ऐसे में हो सकता है कि टैंक चला रहे जवान ने घबराहट में कार को टक्कर मार दी हो। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, रात की बात यह रही कि कार में सवार शख्स बच गया। कीव में तो रशियन आर्मी के जवान ने बिना बात एक बुजुर्ग के ऊपर टैंक चढ़ा दिया। हैरानी की बात यह कि यूक्रेन के लोग भी रशियन आर्मी का विरोध कर रहे हैं। एक जगह तो एक निहत्था शख्स रशियन आर्मी के टैंक के सामने आ गया। इस व्यक्ति ने टैंक्स के सामने खड़े होकर टैंक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रशियन फोर्स ने इस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया, टैंक का डायरेक्शन चेंज कर दिया और इसके बाद यूक्रेन का नागरिक दूसरे टैंक के आगे गया। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरा टैंक भी रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया और इस यूक्रेनी नागरिक को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि ऐसा नहीं कि यूक्रेन की तरफ से फाइट बैक नहीं हो रहा। अपनी ताकत के हिसाब से यूक्रेन की आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है, पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना ने भी रशियन आर्मी को नुकसान पहुंचाया है। कई जगह रशियन टैंक्स और गाड़ियों को बर्बाद कर दिया गया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दावा किया था कि यूक्रेनी आर्मी ने रशियन आर्मी के 1000 जवानों को मार डाला है, लेकिन किसी एजेंसी ने इसे कंफर्म नहीं किया। आश्चर्य की बात यह कि जिन इलाकों में जंग चल रही है उनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां स्नोफॉल हो रहा है, यानी एक तरफ दोनों देशों की सेनाएं आग के गोले बरसा रही हैं और ऊपर से बर्फ गिर रही है। इस सब के बीच जंग जारी है। आज खार्किव के बाहरी इलाकों में यूक्रेन की आर्मी ने रशिया के एक मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस मिसाइल लॉन्चर के सहारे रशियन आर्मी यूक्रेन के फाइटर जेट्स के इमारतों के टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी, वो मिसाइल सिस्टम खुद टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। यूक्रेन ने रशियन आर्मी के कुछ सैनिकों को कैप्चर करने का दावा किया है। सबूत के तौर पर इन रशियन फौजियों की तस्वीरें जारी की हैं। रूस के कई सैनिक यूक्रेनी फौज की गिरफ्त में हैं। एक कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यूक्रेन का दावा है कि रशिया के सैनिकों को ही नहीं बल्कि उनके कुछ टैंक्स को भी कैप्चर किया गया है। लेकिन यूक्रेन की दिक्कत है कि इस तरह की कामयाबी उसे इक्का दुक्का जगह मिल रही है। ज्यादातर इलाकों से रशिया की आर्मी, उसके टैंक्स, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां बिना किसी विरोध के गुजर रही हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना ने वो सब करने की कोशिश की जो रशियन आर्मी को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज यूक्रेन की फौज ने इवांकीव इलाके में एक नदी पर बने एक पुल को एक्सप्लोसिव लगाकर नष्ट कर दिया। यह पुल यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर है। रशियन आर्मी आगे न बढ़ सके इसलिए इस पुल को उड़ाया गया। इस दौरान यूक्रेन के एक सैनिक की मौत भी हुई। विटली स्कूनी नाम का यह सैनिक ब्रिज में डायनामाइट फिट कर रहा था। इससे पहले वो वहां से हट पाता, धमाका हो गया और उसकी जान चली गई। हालांकि इस सब के बावजूद यूक्रेन की सेना रशियन आर्मी को कीव पहुंचने से नहीं रोक पाई। रशिया के टैंक्स एक दूसरे रास्ते से कीव पहुंच गए। अब कीव पर रशिया का कब्जा सिर्फ फॉर्मेलिटी है। पूरी दुनिया इस सच्चाई को जानती है। और बड़ी बात यह कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो कल तक रशिया को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दे रहे थे, आज वो सारे मुल्क कह रहे हैं कि वो आर्मी इंटरवेंशन के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने भी आज कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अपनी फौज यूक्रेन की मदद के लिए वहां नहीं भेजेगा।
आज इंडिया टीवी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अधिकारी जेड तरार से बात की। जेड तरार ने बताया कि रशिया ने यूक्रेन पर जिस तरह से हमला किया है वो गलत है, लेकिन अमेरिका अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेगा। रशिया पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। कल रात को राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, बेशक कि हमने अपने फौजी फोर्सेस, सैनिक फोर्सेस, अमेरिकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में नहीं भेजना, नेटो ने रूस पर हमला नहीं करना, ये सच है, हमारे कोई ऐसे इरादे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। कल हमने 10 जो सबसे बड़े 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रूस में, उन पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने रूस के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन इस वक्त जो रूस से बाहर हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि पूरी विश्व एक आवाज़ से ये कहें कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना है। इस बार अमेरिका के रुख से दुनिया को हैरानी हुई है, निराशा भी हुई है। अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता है। अमेरिका ने खुद ही बार बार यूक्रेन की मदद की बात की थी, रशिया को चेतावनी दी थी, पुतिन को नतीजे भुगतने की बात कही थी। जो बाइडेन लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन जब पुतिन ने वाकई में अपनी फौज को यूक्रेन में भेज दिया तो जो बाइडेन कहने लगे कि उनके लिए अमेरिका का हित सबसे ऊपर है। वो अमेरिकी फौज को यूक्रेन नहीं भेजेंगे, रशिया पर पाबंदियां लगाएंगे, रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाएंगे। नेटो ने भी यही कहा और ये हैरानी की बात है। यूक्रेन को नेटो से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब यूक्रेन के लोग भगवान भरोसे हैं, रशियन फोर्सेस के दया पर निर्भर हैं। लेकिन रशियन फोर्सेस को अब तक हमले रोकने का आदेश नहीं मिला है, इसलिए शहरों पर बम की बारिश जारी है। यूक्रेन के कीव और खार्किव सहित कई बड़े शहरों में इस वक्त भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। राजधानी कीव में कई रिहायशी बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। सिचुएशन कितनी खतरनाक है इसका एक सबूत आपको दिखाता हूं। यह एक रिहायशी बिल्डिंग पर बमबारी की तस्वीर है। बमबारी से बिल्डिंग बुरी तरह तबाह हो गई है। बिल्डिंग के अंदर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। बिल्डिंग के अंदर महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, खुद को बचाने के लिए छुपने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है। यूक्रेन में बम और मिसाइल्स की बौछार से बचने के लिए अब आम लोग बंकर्स में, शेल्टर होम्स में या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे शरण ले रहे हैं। कीव में 4000 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, लेकिन जिन लोगों को शेल्टर होम में जगह नहीं मिल पा रही वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव के एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे दिखाई देंगे। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मेट्रो स्टेशन में रुके हुए हैं। कीव का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इस तरह तैयार किया गया है कि उस पर बम का असर नहीं हो सकता। यूक्रेन में इस वक्त चारों तरफ भगदड़ है, अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां जा सकते जा रहे हैं। जंग के हालात में सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को हो रही है। पुरुष या तो घर में हैं या फिर फौज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर शेल्टर होम में जा रही हैं। जंग की सिचुएशन में हर कोई यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहता है। इस वक्त ज्यादातर लोग पोलैंड, रोमानिया और हंगरी की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेज रहे हैं। एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी। इस वीडियो में एक पिता अपनी छोटी बच्ची को सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए विदा कर रहा है। पिता अपनी बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोता है।
Не снимай, носи. Я просто यूक्रेन में आदेश है कि 16 से 60 साल की उम्र के लोग बाहर न जाएं, वो फौज की मदद करें, और ये उन्हीं लोगों में से एक है। यूक्रेन से लगातार इस तरह की तस्वीर आ रही हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। एक बुजुर्ग का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित ठिकाना खोज रहा है। इस शख्स ने रोते रोते कहा कि जिस तरह उसके बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, उसके बाद पुतिन के लिए उसके दिल से सिर्फ बद्दुआ निकल रही है। Куда направляетесь? За детьми едем, детей надо вывести. Все образуется. Сука, подлюка, чтоб он усрался, этот Путин падал. यूक्रेन में हालात बहुत नाजुक हैं, लेकिन इतने बुरे हालात में भी यूक्रेन के लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। शेल्टर होम्स हों, बंकर्स हों या फिर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, लोग गाने गाकर एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Чекали, що прийде такий момент, коли війною впаде завжди вони. और सबसे बड़ी मुश्किल है कि हालात इतने खराब हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन छोड़कर जाना चाहते हैं। यूक्रेन के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, कि पोलैंड, रोमानिया और हंगरी की तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ पोलैंड के बॉर्डर पर है। ज्यादातर लोग यूरोपियन यूनियन के मेंबर पोलैंड जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं। वो कई कई किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं। हम पोलैंड जा रहे हैं और फिर हम शायद साइप्रस जाएंगे। जब तक बमबारी नहीं रुकती, स्थिति सामान्य नहीं होती, हम अपने दोस्तों के पास रुकेंगे। हमारे दोस्त कीव में हैं और वो हमें कॉल करके बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये बहुत भयानक है, ये सच है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यूक्रेन के लोग सड़क के रास्ते पोलैंड पहुंच रहे हैं। इंतजार में 8-8, 10-10 घंटे कड़ी सर्दी में वहां खड़े रहना पड़ता है। खार्किव से भी बड़ी संख्या में लोग पोलैंड पहुंचे हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन से आने वाले रिफ्यूजीज की भीड़ बहुत बड़ी तादाद में है। मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया और हमले के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो गया है। जब मैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला तो सबसे पहले मैंने अपने सिर के ऊपर एक सुपरसोनिक मिसाइल का गोला उड़ते हुए देखा। यह आवाज काफी तेज थी और फिर उसके बाद शहर में या शहर के बाहरी हिस्से में एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये परेशान करने वाला है क्योंकि अपने पूरे जीवन में मैंने युद्ध को इतने करीब से कभी नहीं देखा है। पोलैंड के लिए, पेज मिसाइल के लिए तो ये काफी डरावना है। रिफ्यूजीज की जैसी लाइन आपने पोलैंड के बॉर्डर पर देखी, उसी तरह की तस्वीरें हंगरी के बॉर्डर से भी आई हैं। यहां भी बड़ी संख्या में लोग पैदल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। कुछ महिलाएं साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ी हैं, किसी तरह से यूक्रेन से बाहर निकलना चाहती हैं। मैं थक गई हूँ। हम पूरी रात सोए नहीं हैं। हम रोते हुए ही सो सकते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम सुबह किस लिए उठेंगे। हमने टीवी पर लगातार हो रही बमबारी को देखा जो कि काफी भयानक थी। युद्ध किसी भी वक्त यहाँ तक पहुँच सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने बुढ़ापे में युद्ध का सामना करते हुए यहाँ आए। हमें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। हमारे पूरे जीवन का काम, अपने यार्ड को छोड़ना पड़ा। ये एक भयानक एहसास है। आप सोच भी नहीं सकते कि अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है।
अब घर पर रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम यहाँ अपने रिश्तेदारों के पास आए हैं। हम इनके पास रहेंगे। हम चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो जाए और निश्चित रूप से हम घर लौटना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर, बच्चों को बिलखते देखकर, महिलाओं की बातें सुनकर लगता है कि युद्ध कितना भयानक है, कितना खतरनाक है। क्योंकि जो लोग बमों का शिकार हो रहे हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जो कड़कती सर्दी के मौसम में खुले में रात बिताने को मजबूर हैं, उन लोगों का इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जंग में सबसे ज्यादा असर उन लोगों की जिंदगी पर होता है जो मासूम होते हैं। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं। महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में यूक्रेन के लोगों के प्रति सिंपैथी है, सहानुभूति है। दुनिया भर के लोग यूक्रेन के लोगों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन में जिस तरह से रशिया की फौज ने तबाही मचाई, उसको लेकर प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ दुनिया भर में लोग नाराज हैं। अमेरिका से लेकर फ्रांस और जॉर्जिया से लेकर हंगरी तक लोग इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। रशिया में भी प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग की हैं। बड़ी संख्या में लोग जंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने प्रेसिडेंट पुतिन के विरोध में नारे लगाए और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने की मांग की। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लिया। कोरोना के बहाने लोगों से कहा कि कोरोना का खतरा है, भीड़ मत लगाएं, प्रोटेस्ट न करें। जो लोग भीड़ में शामिल होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक प्रोटेस्ट हुए। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर लोग जमा हुए, प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जॉर्जिया में भी पार्लियामेंट के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए। हाथों में पोस्टर थे जिन पर पुतिन के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। जॉर्जिया में हुए इन प्रोटेस्ट में रशिया के कई नागरिक भी शामिल हुए। रशिया ने अगस्त 2008 में जॉर्जिया पर भी हमला किया था। तब 12 दिन तक ये जंग चली थी। हंगरी की तस्वीरें देखिए। यहां भी यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट मार्च निकाला, यूक्रेन का सपोर्ट किया। इन लोगों ने रशियन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया। फ्रांस के लोगों में भी यूक्रेन में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों पर हमला हुआ उसको लेकर नाराजगी है। यहां भी लोगों ने पुतिन के खिलाफ नारे लगाए। लोग नो वॉर लिखे पोस्टर लेकर आए थे। प्रदर्शन करने वालों के हाथ में यूक्रेन के झंडे भी थे। ऐसी तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आईं। यहां भी लोग यूक्रेन के झंडे हाथों में लेकर सड़कों पर उतरे। लोग के हाथों में पोस्टर थे जिन पर पुतिन के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। सच बात है कि दुनिया में कोई युद्ध नहीं चाहता, कोई तबाही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मासूम लोगों की इस तरह से जान जाए। रशिया के लोग भी नहीं चाहते यूक्रेन पर हमला किया जाए। इसीलिए प्रोटेस्ट करने वाले कह रहे हैं कि यह पुतिन की लड़ाई है, रशिया के लोगों की नहीं। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन का सवाल है, उन पर इस तरह की बातों का कोई असर नहीं होता। रशिया में प्रोटेस्ट करना, आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद लोग सड़कों पर आए, पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में लोगों में यूक्रेन पर जो हमला हुआ उसके खिलाफ कितनी नाराजगी है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे ठीक होंगे, लेकिन चूंकि पुतिन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अगली चाल क्या चलेंगे कोई नहीं जानता। यूक्रेन से आने वाली तबाही और बर्बादी की खबरों के बीच एक राहत भरी खबर यह आई कि हमारी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। आज दोपहर
470 इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पहुंचा दिया गया। रोमानिया से इन छात्रों को स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। एयर इंडिया की 2 स्पेशल फ्लाइट रोमानिया के लिए रवाना हो चुकी हैं। मोदी सरकार ने आज ये भी ऐलान किया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने वहां फंसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स अपना पासपोर्ट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, तैयार रखें। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से 4,000 को वापस लाया जा चुका है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से कहा अगर पॉसिबल हो तो वो पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे। इसके अलावा इन छात्रों को रोमानिया और हंगरी के जरिए भी वापस लाने की तैयारी की जा रही है, बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से। बुडापेस्ट के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट निकल चुकी है। कल बुडापेस्ट के लिए एक स्पेशल फ्लाइट भेजी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को आज रोमानिया बॉर्डर पर लाया गया, उनमें से एक का वीडियो हमें मिला है, उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूं। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. हमारी सरकार ने जिस तेजी के साथ यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लेने का काम शुरू किया है, वो काबिल तारीफ है, बड़ी बात है, क्योंकि ये मुश्किल काम है। लेकिन दुख की बात यह कि हमारे देश में इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। आज महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग की। इस मुद्दे पर सियासत ठीक नहीं है। जहां तक यूक्रेन में हालात का सवाल है, ये अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन से बात करने को तैयार हो गए हैं। असल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने मजबूर होकर पुतिन से सीज फायर की अपील की थी, बातचीत की गुजारिश की थी। लगता है पुतिन भी यही चाहते थे कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंचने के बाद यूक्रेन से बात करें। पुतिन की शर्तें क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये कि यूक्रेन डिक्लेयर करे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, यूक्रेन अपने आप को न्यूट्रल स्टेटस वाला मुल्क होने का ऐलान करे। और तीसरी शर्त यह होगी कि यूक्रेन अपनी आर्मी को कम करे। ये तीनों बातें मानने का मतलब होगा यूक्रेन हमेशा रशिया के अंगूठे के नीचे रहेगा। और मुझे लगता है कि पहले दिन से रशिया का मकसद यही था, इरादा यही था। पुतिन ने यह बात पहले भी कही थी और आज भी कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारे पर चल रहा है। अगर वो अपना रास्ता छोड़ दे तो फिर रशिया भी अपना शिकंजा हटा लेगा। एक बात साफ है, पुतिन ने प्रेशर बनाया, यूक्रेन को मजबूर किया और अपनी शर्तें मनवाने में सफल हो जाएंगे, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है और वो यही चाहते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।